सभी सुधी जनों को नमन। भाषाएं बहती हुई नदियों की तरह हुआ करती हैं। वे अपनी विकास यात्रा में कई पड़ाव प्राप्त करती हैं, कई पड़ावों की यात्रा करती हैं और नित्य नवीन वे होती रहती हैं। बहुत कुछ पुराना छूटता जाता है, पुरानी शब्दावली छूट जाती है, नए शब्द आते रहते हैं। प्रत्येक प्रचलित भाषा, जनभाषा में निरंतर नवीन शब्दावली उभरती रहती है, बनती रहती है। कुछ वर्षों से बहुत सुंदर शब्द हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रचलित हुआ है, लोकार्पण। किसी नवनिर्माण का उद्घाटन होता है, तो लोकार्पण उसका किया जाता है। कोई लेखक पुस्तक अपनी छपवाता है, तो छपी हुई पुस्तक का लोकार्पण होता है। 10-15 साल पहले लोकार्पण नहीं कहते थे और रिलीज़ जो अंग्रेजी में शब्द है, उसके अनुवाद के रूप में विमोचन कहते थे। पुस्तक हमारी कोई छप कर आती थी, तो पुस्तक का विमोचन होगा, ऐसा कहा जाता था या ऐसा कुछ कार्ड में छपवाया जाता था यदि विमोचन कथित रूप से विमोचन का कोई आयोजन हो रहा है। तो विमोचन को छोड़ करके लोकार्पण हमने अपना लिया है, क्योंकि अधिक सुंदर है। पुस्तक जो हम लिखते हैं वह तो लोक के लिए लिखते हैं। कोई सरकार बांध बनवाती है, पुल बनवाती है, हाईवे बनवाती है, उड़ान पथ जिसको मराठी में कहा जाता है, तो जनता के लिए होता है, इसलिए उसका लोकार्पण लोक के लिए अर्पण किया गया। तो लोकार्पण महोत्सव या लोकार्पण समारोह उसका होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की भावना के कारण यह रिलीज के स्थान पर लोकार्पण शब्द हमने अपनाया, जो कि ठीक शब्द है। पर राजनीति में भी यह शब्द आ गया और लोक के लिए ना हो तब भी लोकार्पण शब्द का प्रयोग हो ही जाता है। कोई अच्छा काम किया है उसका लोकार्पण होता है, बहुत अच्छी बात है। नई सड़क बनी, भवन नया बना, यदि वह लोक के लिए बना है, जनता के कल्याण के लिए बना है, तो उसका लोकार्पण कराया जाए, अच्छा है। कोई अपने स्वार्थ के लिए भवन बनाता है तो उसका भी लोकार्पण करवा लेता है, वहां भी लोकार्पण शब्द आ जाता है। काम पूरा हो जाए, भवन पूरा बन जाए, सड़क पूरी हो जाए, तभी लोकार्पण कराया जाना चाहिए। कभी कभी यह भी होता है कि काम पूरा नहीं हुआ है लेकिन लोकार्पण होता रहता है, कई चरणों में लोकार्पण होता रहता है। इतना अंश पूरा हो गया इसलिए उतने का लोकार्पण हो जाए, शिलान्यास हुआ, फिर इतना पूरा हो गया तो उसका एक लोकार्पण हो गया। तो काम पूरा होने के पहले एक चरण का लोकार्पण, फिर लोकार्पण, यह भी होता है। और कभी कभी उल्टा भी होता है कि काम पूरा हो चुका है और लोकार्पण नहीं हुआ, यह भी हमने देखा। हमारे ही शहर में ऐसे कभी कभी उड़ान पथ या हाईवेज देखने में आए, जो बन करके पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनमें बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उनका लोकार्पण होना है इसलिए खुले नहीं हैं। जिन लोगों को, जिन महानुभावों को लोकार्पण करना है, उनकी ओर से तिथि नहीं मिली है। और इसका एकदम उल्टा भी हो जाता है। तो कई प्रकार से यह होता है। दूरदर्शन में कुछ समय पहले मैंने समाचार देखा कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में तो मैं 2-3 बार गया। बड़ा भव्य विश्वविद्यालय है और
जहाँ तक मुझे जानकारी है, 2010 में संसद से या पार्लियामेंट से उस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम पारित हुआ था। 2014 में विश्वविद्यालय स्थापित हो गया। बहुत भव्य परिसर उसका बना, लगभग 455 एकड़ में, इतने विशाल भूखंड में, जिसमें कि एक छोटा-मोटा शहर समा जाए। वह बड़ा अद्भुत अनोखा विश्वविद्यालय बना, उसके भवन भी बहुत सुंदर बने हैं। यह सब तो बहुत पहले हो चुका था और उद्घाटन अभी-अभी इस साल फिर उद्घाटन नहीं, लोकार्पण जो भी कहें, वह उसका हुआ। तो कई वर्षों बाद हुआ। अच्छी बात है। जो काम पूरे हो चुके थे, कोई दूसरे लोग कर गए थे और वो लोकार्पण नहीं कराया उन्होंने। काम पूरा कर दिया और चले गए। तो हम करा देते हैं लोकार्पण, ठीक है। उनका लोकार्पण नहीं हुआ था, हमने करा दिया। और जो काम हमने नहीं किए, उनका भी हमने लोकार्पण लोकार्पण करा दिया। यह भी ठीक है, क्योंकि लोकार्पण तो होना चाहिए, लोक के लिए अर्पित तो करना है। अभी मैंने एक समाचार दूरदर्शन पर देखा कि संविधान के संस्कृत अनुवाद का लोकार्पण होगा। मैथिली अनुवाद का भी होगा और संस्कृत अनुवाद का भी होगा। तब मुझे याद आया कि संविधान के संस्कृत अनुवाद की छपी हुई पुस्तक तो मेरे पास थी। बहुत बड़े आकार में छपी हुई है और मैंने खरीदी थी 15 रुपए में। कोई पुस्तक मेला कहीं हुआ था दिल्ली में, उसमें बहुत साल पहले। सस्ती थी इसलिए भी ले ली और संविधान की प्रति मेरे पास रहना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए ले ली। और कभी-कभी मैं उसको उलट-पुलट करके देखता भी था। कम से कम उसमें जो मौलिक अधिकार हैं, उनका संस्कृत में अनुवाद कैसे किया गया है, इसके लिए मैंने उसको 2-1 बार देखा। मेरा काम उससे चल जाता था। मेरे पास हिंदी अनुवाद या अंग्रेजी अनुवाद संविधान का नहीं था, नहीं है। संस्कृत अनुवाद होने से मेरा काम चल जाता है। तो संविधान का अनुवाद 1985 में वह किताब भारत सरकार की ओर से छप कर के आ गई थी। कदाचित लोकार्पण उस समय नहीं हुआ होगा, इसलिए लोकार्पण कराया जा रहा है, जो भी कारण हो। लेकिन लोकार्पण नहीं हुआ है तो कराया जाए, उसका श्रेय जिनको लेना है उसका श्रेय ले लेंगे, यह भी ठीक है। तो श्रेय से मुझे याद आया कि भाषा में विकास जो होता है उसमें सुंदर शब्द भी आते हैं, जिनसे कि हमारा जीवन सुंदर बनता है। उन सुंदर शब्दों का अन्यथा विनियोजन भी होता रहता है, पर बहुत सुंदर साभिप्राय जो शब्द हैं, वे फिर हमारी भाषा के इस विकास यात्रा में दुर्विनियोजित भी होने लगते हैं। और ये श्रेय शब्द है, संस्कृत में श्रेयस शब्द है, सकारांत। तो हम श्रेय ले लेते हैं। यह वाक्य जैसे ही मुंह से निकलता है तो मुझे याद आता है कि कठोपनिषद में श्रेय के संबंध में क्या कहा गया है। यह क्रेडिट के अर्थ में आ गया हिंदी में। पर दो पथ उन्होंने बताए मनुष्य जीवन के। यम ने नचिकेता को उपदेश देते हुए, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। आदमी के जीवन में दो रास्ते खुलते रहते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च। एक श्रेयस का रास्ता है और दूसरा प्रेयस का रास्ता है। ये मनुष्य के सामने खुलते हैं। यम नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं कि जो धीर या समझदार व्यक्ति है वह उनकी परीक्षा करके उनमें विवेक करता है और श्रेयस के मार्ग का वह वर्ण करता है। जो मतिमंद व्यक्ति है वह अपने योगक्षेम की चिंता के कारण प्रेयस के मार्ग पर चल पड़ता है या उसका वर्ण कर लेता है। तो यहाँ वरीयता बताते हैं मनुष्य जीवन में किसकी होनी चाहिए, प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए। कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह वर्ण करता है श्रेयस के मार्ग का
उसके लिए वरीयता श्रेयस के मार्ग की है। तो यह श्रेयस का मार्ग तो है अभी भी, पर वो क्रेडिट के अर्थ में आ गया श्रेय शब्द हमारे यहाँ। और क्रेडिट, श्रेय लेने के लिए इस तरह के कार्य बहुत हम लोग करते हैं। प्रेयस के संसार में हम रहते हैं, लेकिन बात हम श्रेय लेने की करते हैं। प्रेयस का अर्थ संसार के प्रलोभन, संसार के आकर्षण, जिसको कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अर्थ कहा है। जितनी भी पृथ्वी पर भौतिक समृद्धि है, संपत्ति है, वह सब अर्थ वह कहते हैं यही प्रेयस है। और श्रेयस का अर्थ तो परम कल्याण हुआ, जो अध्यात्म की दुनिया है, रूहानी जगत है, उससे जुड़ना, श्रेयस के मार्ग पर चलना है। तो काम किसी ने किया और श्रेय किसी और ने लिया, ऐसा जब हम भाषा में कहते हैं तो श्रेय शब्द का तो अर्थ ही सारा उलट पुलट हो जाता है। इसका मनुष्य के परम कल्याण से, रूहानी जगत से कोई संबंध नहीं है। पर संविधान की जो पुस्तक है, उस पर मैं अवश्य चर्चा करना चाहूंगा। यह जो पुस्तक संस्कृत अनुवाद है, यह बड़ा अच्छा काम 1985 में भारत सरकार की ओर से किया गया, और वह पुस्तक संग्रहणीय है, निश्चित रूप से है। भारतस्य संविधानम, यह इस पुस्तक का नाम है। और चतुर्दश एकम पंचोत्तर अष्टाशीत्युत्तर ऊनविंशशततमे दिनांके यथा विद्यमानम, यह इसमें उपशीर्षक में लिखा है, अर्थात 14/1/1985 की तिथि को जैसा संविधान था उस रूप में इस संस्कृत अनुवाद में प्रस्तुत किया जा रहा है। और भी नीचे ब्रैकेट में दिया है, द्विपंचाशतम संशोधन सहितम, 52वें संशोधन सहित यह संविधान है। इसके प्रकाशक विधायी विभागस्य राजभाषा खंड भारत शासनम 85 ऊनविंशशतम, विधायी विभाग राजभाषा खंड भारत सरकार 1985, ये इसमें इनर कवर पर है। और भारत सरकार का जो विधायी विभाग है, मेरे ख्याल में लॉ डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसकी ओर से प्रकाशित किया गया है। और इदम संस्करणम 85 ऊनविंशति शतम, संस्कृत में सब अच्छा शुद्ध छपवाया गया है। यह संस्करण 1985 में छपा, 2000 प्रतियां इसकी छापी गई, 15 रूप्यकाणि मूल्यम, ऐसा भी है। इसमें 15 रुपया इसका दाम है। और यह पढ़ने लायक है, जो संस्कृत पढ़ सकते हैं उनको अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ अधिक आनंद आएगा। वेंकट सूर्य पेरी शास्त्री, जो विधि न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव थे, उनका इसमें प्राक कथन है। प्राक कथन उन्होंने संस्कृत में लिखा या नहीं है तो पता नहीं, पर उन्होंने जो लिखा या लिखवाया होगा उसका अच्छा संस्कृत अनुवाद इसमें है, जो कि 14 जनवरी 1985 की तिथि को इसके साथ प्रकाशित किया गया है। तो विधानसभाया अध्यक्षस्य प्राधिकारेण 85 ऊनविंशशततमे वर्षे प्रणीते संस्कृतपाठे अद्यावधि संजातानि संविधानस्य सर्वाणि संशोधनानि समावेश्य भारतस्य संविधानस्य संस्कृतभाषाया इदं संस्करणं प्रकाशमानीयते। इसमें कहा यह गया है कि संस्कृत पाठ 1950 ईस्वी में भारत के संविधान का तैयार कर लिया गया था। उसमें 1950 के बाद 1985 तक 35 सालों में जो संशोधन हुए हैं, उन सब को जोड़ करके फिर यह अपडेटेड अद्यतन संस्कृत अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है। और अनुवाद किस प्रकार से, किस पद्धति से किया गया है, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। इसका पहला संस्करण निकल चुका 1950 में। 1985 में यह जो प्रस्तुत संस्करण निकल रहा है, उसके प्राक कथन में ये कह रहे हैं कि हमने शास्त्रीय शब्दों के निर्माण की क्या पद्धति होगी, संस्कृत भाषा में रूपांतर के लिए हम क्या पद्धति अपनाएंगे, इस पर विचार
प्रथम संस्करण की भूमिका में किया गया था। संविधान का संस्कृत पद्यों में भी रूपांतर हुआ। यह उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री एस.एम. दवे ने किया था और उसका भाषांतर फिर जो किया है केंद्रीय अनुवाद कार्यालय के पूर्ववर्ती निदेशक श्री काशीराम शर्मा के द्वारा उसको परिष्कृत किया गया। यह इसमें सूचना दी गई है। यह बड़ा रुचिकर इतिहास है संविधान के संस्कृत संस्करणों के प्रकाशन का। प्रथम संस्करण का प्राक कथन इसमें दिया गया है। यह अनुवाद प्रक्रिया और अनुवाद विज्ञान तथा अनुवाद की समस्याओं पर जो विचार करना आवश्यक है और उसके जो जिज्ञासु या शोधकर्ता हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है कि किस प्रकार से दिवालिया, सिफारिश, जांच और रेट जिसको दर हिंदी में कहते हैं, करार एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, इनके लिए शब्द संस्कृत में बनाए गए और जांच के लिए परिपृच्छा, हक के लिए स्वत्वम और दिवालिया के लिए ऋण शोधना सकता, सिफारिश के लिए पुरः प्रशंसनम अच्छा शब्द है, नियोजनम शब्द बनाया गया नौकरी के लिए तो उद्योगा कहते हैं, पर नियोजनम अच्छा शब्द है। और दर के लिए जो रेट है उसके लिए अर्थ मानम व ये शब्द दो बनाए गए। करार के लिए तो समय प्राचीन संस्कृत में भी चलता है। कारखाने के लिए कर्मांतम ये शब्द बनाए गए। तो यह भारत सरकार की ओर से अच्छा कार्य किया गया और इसमें जो मूर्धन्य विद्वान सम्मिलित हुए, ये बड़ा ज्ञान यज्ञ हुआ संस्कृत अनुवाद के लिए। उसमें संस्कृत भाषांतर समिति का निर्माण किया गया। उसमें सबसे ऊपर नाम दिया गया है इसमें महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे। सारी डिग्रियां भी उनकी लिखी हुई हैं। मुंबई से वे थे, भारत रत्न हैं, भारत रत्न की उपाधि उनको प्रदान की गई। और हमारे समय की बड़ी विभूतियों में से एक हैं। उसी प्रकार की दूसरी बड़ी विभूति हैं तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, धर्मकोश के संपादक। उनके परिचय में ये नीचे लिखा ही हुआ है, धर्मकोशस्य प्रधान संपादक वाई, ऐसा उनके परिचय में लिखा हुआ है। और इसमें सभापति जो अध्यक्ष हैं वे तो महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे हैं। भाषांतरकार के रूप में लक्ष्मण शास्त्री जोशी का नाम इसमें दिया गया है। शेष बड़े बड़े जो 20वीं शताब्दी के मूर्धन्य पंडित हैं, हमारे समय के विश्वविख्यात पंडित हैं, उनके नाम हैं। पुण्यान्यपि नामक ग्रहणानि महात्मनाम, ऐसा बाणभट्ट कहते हैं। ऐसे महात्मा लोग हैं कि जिनका नाम जिह्वा पर लेने से भी जिह्वा पवित्र होती है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर के बाल सुब्रमण्यम अय्यर, के एस अय्यर के नाम से ज्यादा उनको जाना जाता है। और नहीं, ये दूसरे हैं, ये के बाल सुब्रमण्यम अय्यर, ये बीएल एडवोकेट मद्रास के हैं। और महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, जो डायरेक्टर संस्कृत स्टडीज हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, यह उनके परिचय में दिया गया है। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी सुविश्रुत हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना प्रसिद्ध भाषाविद। पंडित राहुल सांकृत्यायन महापंडित के रूप में जाने जाते हैं। मसूरी में उस समय वो रहते होंगे, इसलिए मसूरी उनके नाम के आगे लिखा है। डॉक्टर रघुवीर प्रख्यात कोशकार हैं। मुनि जिन विजय श्री, डायरेक्टर भारतीय विद्या भवन मुंबई। मुनि जिन विजय विश्व विश्रुत विभूति हैं भारतीय विद्या की। और डॉक्टर कुन्नन राजा उसी प्रकार से बड़े प्रख्यात पंडित हैं। इन सब के नाम इसमें दिए गए हैं। और जो प्रस्तावना है ये बहुत सुंदर है, ये मंत्र की तरह पढ़े जाना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि संस्कृत के छात्रों को, संस्कृत के शोध छात्रों को, संस्कृत के विद्वानों को यह पुस्तक प्राप्त करनी चाहिए। और यदि यह लोकार्पण अब जो हो रहा है यह अद्यतन संविधान का है तो यह बहुत ही स्वागत के योग्य है। वयम भारतस्य जनाः भारतं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नम समाजवादिनम
संप्रदायनिरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं तस्य समस्तान् नागरिकाधिकारांश्च सामाजिकम्, आर्थिकं, राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्तिः आस्थायाः धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रतां प्रतिष्ठायाः अवसरस्य च समतां प्रापयितुं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकतायाः अखण्डतायाश्च सुनिश्चायिकां बन्धुतां वर्धयितुं कृतदृढसङ्कल्पाः अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायाम् अद्य ख्रिस्तीये ऊनपञ्चाशदुत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे नवम्बर मासस्य षड्विंशतितमे दिने षडुत्तरद्विसहस्रतमे विक्रम संवत्सरे मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ एतेन इदं संविधानम् अङ्गीकृतम् अधिनियमितम् आत्मार्पितं च कुर्महे। ये अच्छा अनुवाद किया है, ये पढ़ने में अच्छा लगता है। और ये जो प्रियम्बल है, ये तो हिंदी अंग्रेजी में अनेक लोगों को याद होगी। संस्कृत में मैंने पढ़ दी है क्योंकि अच्छा मुझे लगा। और महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणेक के लिए भी मेरी ओर से यह श्रद्धांजलि एक है। तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी के प्रति भी यह मेरी श्रद्धा सुमनोंजलि है, जिन्होंने ऐसा काम यह कराया था। यह स्वागत के योग्य कार्य था। और जो कार्य इसके इसके अद्यतनीकरण के लिए किया गया है, उसको मैंने देखा नहीं है। यदि तृतीय संस्करण या अद्यतन संस्करण आ रहा है तो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। सभी को पुनः धन्यवाद। नमस्कार।